सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं हॉलीवुड का जो लाइव टेस्ट आया हुआ है, जो कि 13 एंड 14 जनवरी को लाइव रहने वाला है, उसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम निकाला है और मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने इसे आउट ऑफ 5 3 रेटिंग दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल sugar costing rupees 32 rupees per kg, 2 rupees 36 per kg, but gives only 750 gram in place of 800 gram using faulty weighing machine. His percentage of profit. इसके मैं दो नियम बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट नियम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, अगर वो व्यक्ति 32 रुपए की चीज को 36 रुपए पर केजी में सेल कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 का। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है? 32 इंटू 100, मतलब 4 8 32, फिर 4 दूना 8, 4 से कितने बार में कटा? 25 में। तो यहाँ पे इसको 25/2% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि वो फॉल्स वेट का यूज करके कह रहा है कि आपको 800 ग्राम दे रहे हैं, ग्राहक को वो बोल रहा है कि मैं 800 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन उसके जगह पे 750 ग्राम ही वो तौल रहा है। तो यहाँ पे वो 50 ग्राम का जो है वो नफा कमाता है। तो 50 ग्राम का नफा कमा रहा है कितने ग्राम पे? 750 ग्राम पे। 750 ग्राम वो दे रहा है, उसमें वो नफा भी कितना कमा रहा है? 50 ग्राम का। इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट। तो ये जीरो से जीरो गया, 5 से कट गया ये 15 पचे 75, फिर 5 दिया 15, ये 20। तो यहाँ से इसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 20/3%, राइट। अब चूंकि ये भी प्रॉफिट यही बंदा कमा रहा है, ये भी प्रॉफिट यही बंदा कमा रहा है, तो इन दोनों का क्या करेंगे? कंबाइंड प्रॉफिट निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव प्रॉफिट परसेंट। सक्सेसिव डिस्काउंट आप लोग पढ़े होगे ना, उसी तरफ सक्सेसिव प्रॉफिट का भी हम लोग, प्रॉफिट में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो ए प्लस बी प्लस 25/2 गुना 20/3 बाय 100। देखो कैसे काटेंगे इसको, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, तो 5 3 दूना 6, इसको इधर लिख दो, 5/6। अब एलसीएम लेना इजी है ना, सब जगह 6 बना सकते हैं कि नहीं हम लोग। अगर इसको 6 बनाना चाहे नीचे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 40/6। इसको 6 बनाने के लिए नीचे 6 बना देते हैं, 25 दिया 75 हो गया ऊपर। ठीक है, तो सब जगह नीचे 6 बन गया, ऊपर देखो कितना आ जाएगा, 75 5 80, 80 प्लस 40 120। तो 6 से अगर इसको काटेंगे तो हम लोग कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। तो उसको टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20% का हो रहा है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरा मेथड ये कह रहा है, देखो 32 रुपए पर केजी है, उसको 36 रुपए पर केजी पे बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हमें मालूम कितना है? 36 रुपए, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, 800 ग्राम के जगह पे सिर्फ 750 ग्राम ही सेल कर रहा है। अच्छा, अगर 1 ग्राम वो अगर सेल करता तो 1 ग्राम के जगह वो कितना ग्राम बेचता, उसको देता इतना ग्राम। अब मान लेते हैं अगर वो 1000 ग्राम सेल कर रहा है, 1000 ग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 32 रुपए पर केजी में खरीद रहा है, 36 रुपए पर केजी में बेच रहा है, तो सब यहाँ पे यूनिट जो है ना केजी में है, इसलिए इसको 1000 ग्राम कर रहे हैं। तो 1000 ग्राम के जगह पे वो कितना ग्राम सेल करता, तो यहाँ देखो, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 से ये 5 बार में कट गया। अब इतना ही रन देते हैं, 5 0 0 पचे 25 के 5 बाकी 2, 7 पचे 35 2, इतना बटे 4। तो वो 1000 ग्राम के जगह पे इतना ग्राम देता। अब देखो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 32 रुपया पर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का उसका कॉस्ट प्राइस था 32 रुपया। 1 ग्राम का हो गया 32/1000। अब 1000 ग्राम की जगह वो कितना ग्राम ग्राहक को दे रहा है? इतना ग्राम। तो यहाँ लिखो 3750/4, 4 8 32, 1 0 से 1 0 ये भी चले गया, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 से कट गया 25 बार में। अब 25 से इसको काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 25 125, 15 दूना 30 रुपए पर केजी। ठीक है, इसका मतलब उसको खरीद रेट जो पड़ रहा है वो 30 रुपए पर केजी है, और बेच कितने में रहा है? 36 रुपए पर केजी। तो डिफरेंस कितना हो गया? 6 का। इनिशियल कितना हो गया? 30 इंटू 100, 6 पंचे 30, और 5 से कितने बार में कटा? 20 बार में। तो 20% का उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये भी मेथड ईजी है।
आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी मेथड ठीक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ थीफ स्टील्स एन आइटम एंड escapes running at 17 किलोमीटर पर आवर. A policeman arrives the spot of the crime after 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट बाद पुलिस वहां आता है। एक चोर है, चोरी कर लिया, चोरी करके वो भागा आगे, ठीक है। चोर का जो स्पीड है ना, स्पीड दिया है 17 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही यहाँ से वो निकला चोर, उसके 8 मिनट के बाद पुलिस आता है। तो 8 मिनट में चोर तो आगे चल जाएगा ना, मान लो 8 मिनट में चोर कहीं यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 17 किलोमीटर पर आवर। चलो इसको किलोमीटर में ही रन देते, देखो मीटर में भी बदल सकते हो क्योंकि आगे यूनिट यहाँ मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। टाइम हमारा मिनट में है, तो आप इसको सेम यूनिट में चेंज कर सकते हो। अच्छा, अगर इसको हम लोग 17 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 17,000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 किलो। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो हम लोग जो डिस्टेंस जो हमारा निकलेगा वो किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर में, क्योंकि 8 मिनट में हम लोग निकाल रहे हैं कि 8 मिनट में वो कितना दूर चले जाएगा। कौन? चोर, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 17 चौके 6800/3 मीटर। मतलब ये जो पुलिस और चोर का गैप है वो 6800 डिवाइडेड बाय 3 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, एंड इमीडिएटली स्टार्ट चेसिंग द थिप। पुलिस स्टार्ट करता है 8 मिनट के बाद और चोर को पकड़ना स्टार्ट करता है। 32 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थिफ, देयर इज ए स्टिल गैप ऑफ 500। मान लो यहाँ से पुलिस भी आगे गया, चोर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। 32 मिनट के बाद देखा जा रहा है अभी भी पुलिस और चोर के बीच जो है ना 500 मीटर का गैप है ही। कितने गैप है? 500 मीटर का। तो ये जो है ना रिलेटिव स्पीड का मतलब क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला वही होता है, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सबसे पहले देखो टाइम जो हमको यहाँ लेना है वो लेना है 32 मिनट, क्योंकि 32 मिनट के बाद देखा गया कि उन दोनों के बीच का गैप कितना है? 500 मीटर। तो टाइम की जगह पर हम लोग पहले 32 लिख देते हैं, मिनट में, ये ध्यान रखना है हम लोग को। अब देखो रिलेटिव स्पीड, अब पुलिस का स्पीड तो निकालना है, तो वो मान लो x। तो पुलिस का स्पीड -17, 17 हो गया चोर का स्पीड, x हो गया पुलिस का स्पीड। घटाना इसलिए क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा स्पीड है वो है किस में? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना और मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड देंगे। तो इधर का काम तो हमारा हो गया। अब डिस्टेंस की बात आई। देखो हम लोग सिंपली जब पढ़ते हैं, मान लो पुलिस जो है वो चोर को पकड़ रहा है, इनिशियल डिस्टेंस है मान लो 200 मीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और चोर अगर पुलिस को पकड़ लेता है कुछ देर में, तो वहां पे हम लोग डिस्टेंस कितना लेते हैं? 200 मीटर। अब ऐसा नहीं हो रहा है, चोर अभी तक पुलिस को पकड़ा नहीं है। ये बताया गया है कि कुछ समय बाद उन दोनों के बीच का गैप मान लो 50 हो गया है। तो दोनों के बीच का जो गैप कम हुआ, कितने का गैप कम हुआ? 150 का कम हुआ ना। तो वहां डिस्टेंस 150 ही मीटर लेना है। तो वही यहाँ का केस है। अगर ये चोर पुलिस को पकड़ लेता, सॉरी पुलिस चोर को पकड़ लेता, तो हम लोग डिस्टेंस 6800/3 मीटर लेते। लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच का गैप 500 मीटर बना हुआ है। इट मीन जो हमें जो गैप लेना है, डिस्टेंस लेना है, तो इस 6800/3 और 500 का डिफरेंस लेना है। तो 6800/3 माइनस कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 तिया 6 हो गया, 200 हो गया 16 बार में, ठीक है। अगर यहाँ सॉल्व करेंगे, 5 तिया 1500 पर घट जाएगा, यही मैं लिखूंगा, ठीक है, 1500। क्लियर? इसको यहाँ से ऐसे घेर दो। देखो एक 3 से 3 कट गया, ये डबल जीरो से इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया। 68 में से 15 गया, 3 और 5, 53 बराबर x-17 गुना 16। 16 को इधर भेज देते हैं, काटेंगे, 16 तिया 48, 48 और 5 बचा 50, फिर 16 तिया 48, फिर 2 बचा, 16 कम 16, 17 को फिर जब इधर भेजूंगा मैं तो ये हो जाएगा 20.31। 20.31 जो है किसके किसके बीच होगा? देखो इसके इसके बीच होगा? नहीं होगा। इसके इसके बीच होगा? इसके बीच नहीं होगा। 24 से बड़ा भी नहीं। तो x का जो वैल्यू होगा वो 20 से 24 के क्या होगा? बीच में होगा, ठीक है। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग। देखो पी क्यू आर का वैल्यू गिवन है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को जानते होंगे,
तो वो बना लेंगे। बहुत बच्चे इसे डायरेक्ट पुट करेंगे तो जिंदगी भर करते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग आज देख लेते हैं क्या होता है। देखो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 PQR। इसका एक सिंपल तो फॉर्मूला ये होता है P प्लस क्यू प्लस आर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR माइनस RP। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब मैं सीधे RHS लिखता हूँ। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू प्लस आर इंटू हाफ इंटू P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस R माइनस P का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पे तीनों का सम देना है। ठीक है, तीनों का सम निकालने के लिए 800 800 800 यहाँ मैं लिखता हूँ। 2400 तो हो गया सीधे, 8 तिया 24। उसके बाद देखो 7 7 7 7 तिया 21, 210, 7 9 16 16 छो 22 22, 2 2 1, अरे यार 2 2 1 3, 4 2 6 2, 26 32 डिवाइडेड बाई 2 भी कर ही देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 16 दूना 32, इतना हो गया बाहर का काम। ठीक है, अब अंदर देखो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 का गैप आ रहा है ना, माइनस दो का स्क्वायर क्या होगा 4। Q माइनस आर, अगर मैं इसको घटाऊं तो 3 का गैप आ रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। R माइनस पी, अगर मैं इसको और इसको घटाऊं 1 का गैप आ रहा है 1। ठीक है, 9 1 10 4, 14 से गुना कर दो भाई इसमें, इसको हटाओ। 14 छो के 84 के 4 बाकी 8, 14 एकम 14, 14 8 22 के 2 बाकी 2, 14 तिया 42, 2 44 के 4 बाकी 4, 14 के 14 4 18, 18 424। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। देखो मैं इसके डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करता हूँ, बार बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। अच्छा एक लाइन लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। इधर भी मैं लिख देता हूँ 5 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। थीटा या एक्स एक ही बात हो, मैं थीटा ही लिखता हूँ बार बार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो यहाँ आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। एक बार माइनस आएगा, राइट, तो साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब देखो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा। इसको मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं लगाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और राइट साइड में बचा 5/6। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये 1 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। इसमें से हम लोग -1 कॉमन करेंगे, -1 जैसे ही कॉमन किए तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5/6। इस -1 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो गया, -5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। A man, a woman and boy can complete a work in 10 days, 13 and 20 days respectively. At max, how many boys must assist 3 men and 1 woman to complete the work in 2 days? देखो एक मैन जो है वो 10 दिन में काम कर सकता है, एक वीमेन जो है वो 13 दिन में, और एक बॉय जो है वो 20 दिन में। इन सब का एलसीएम देखो, 10 20 का एलसीएम तो 20 होगा, तो 13 और 20 का एलसीएम सोचो, 13 दूना 26, डायरेक्टली 260 लिखेंगे। इससे काटोगे 26 हो गया, 13 से काटो तो ये हो गया 20 बार में, 20 से काटो तो ये हो जाएगा 13 बार में। ठीक है, अब इस टोटल वर्क को करना है, किसे किसे करना है, देखो 3 मैन तो है, 3 मैन का एफिशिएंसी कितना होगा, 26 गुना 3 लिखेंगे ना, तभी तो वर्क निकलेगा ना। ठीक है, तो 26 एक आदमी का एफिशिएंसी 26 है, 3 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा, 26 दिया 78, एफिशिएंसी आ गया 78 मैन का। वुमेन एक है तो 20 एकम 20, लड़का मान लेते हैं मैक्सिमम एक्स लड़के हैं, तो 13x हो गया लड़के का एफिशिएंसी। तो ये टोटल इफिशियंसी निकला। वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। टाइम दिया है 2 दिन में काम खत्म करना, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं ना, राइट। 2 से कितने बार में कट गया भाई, 130 बार में, माइनस 78 20 कितना होता है 98 बराबर 13x।
अगर मैं इसे घटाता हूँ तो ये आ जाएगा 32, 13 को इधर भेजते हैं तो एक्स बराबर कितना आ गया, 13 दूना 26, 13 दूना 26 पॉइंट 26 6 32, 13 चौके 52, लगभग एक्स का वैल्यू 2.4 आया। लेकिन एक्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज है, और नंबर ऑफ बॉयज कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, वो इंटीजर होता है। अब 2.4 की जगह पे हम लोग 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो पूछ रहा है मैक्सिमम कितने बॉयज लिए जाएंगे। अच्छा मानो एक्स की जगह पे अगर दो लड़के लिए रहते हम लोग, तो 2 लड़के लिए रहते तो क्या ये पूरा काम हो पाता, क्या नहीं, क्योंकि लड़के 2.4 चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 से तो ज्यादा ही चाहिए। तो 2 से ज्यादा हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर 3 ले लेंगे तो वो डेफिनेटली है कि पूरा काम कर देगा और थोड़ा समय बच भी जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग कितने लड़के ले सकते हैं, 3 लड़के, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन अच्छा था कि बच्चे यहाँ पे लास्ट में कंफ्यूज जाएगी आंसर क्या लगा हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता जब इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो 2 दे देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। 6 डिजिट number ABC421 is such that digit A is equal to 4, digit B is equal to 2 and digit C is equal to 1. So ABC421 is always divisible by, अच्छा A B C का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 421 और 421। अच्छा ये देखो काफी स्पेशल नंबर है, आप लोग को समझना होगा थोड़ी सी, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से देखना। 7, 11 और 13, इन तीनों का जब एलसीएम निकालोगे ना तो पता है क्या आएगा, 1001। ये काफी एक मैजिक नंबर इसे बोला जाता है, या फिर काफी स्पेशल नंबर बोला जाता है कि इस नंबर को किसी भी 3 डिजिट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे, मान लो इसे आपने 123 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो इस तरह से आएगा, 123 123। मान लो इसी को आपने 421 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर आ जाएगा 421 और 421, सॉरी 421 421 दो बार लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। तो ये भी नंबर कुछ उसी तरह का दिख रहा है, 421 421। इट मीन्स ये जो नंबर है वो हो जाएगा किसका प्रोडक्ट, 1001 और 421 का। अब 1001 किन 3 नंबर का प्रोडक्ट है, 7 का, 11 का, 13 का और 421 तो यहाँ रहेगा ही। अब देखो पूछ रहा है कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा 100%। तो ऑप्शन में एक तो दिख रहा है डी, तो हमारा डायरेक्टली यहाँ दे सकते हैं। अगर इसके जगह पे 1001 के नहीं रहता, मान लो 91 दे देता, तो 91 से भी ये डिविजिबल है, 13 सते 91, तो वो भी आंसर सही होता। मान लो 11 सते 77, अगर ऑप्शन में 77 रहता इन सब के अलावा, तो वो भी हमारा आंसर होता, ठीक है। 13 गुना 11 कितना होता है, 143, तो 143 से भी वो नंबर हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये आपका ध्यान रख सकते हो आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 11 आवर्स। ए किसी पाइप को 11 घंटे में भर सकता है, बी उसी पाइप को 9 घंटे में भर सकता है। तो 11 9 का एलसीएम कितना होता है भाई, 99, 11 नंबर 99, 9 से 11 नंबर 99, ठीक है। इफ टू पाइप्स आर ओपन फॉर 1 आवर्स ईच अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ पाइप बी, ठीक है। अब देखो मान लो ये पूरा हमारा पाइप है, इसको भरना है, पाइप का कैपेसिटी कितना दिया भाई, 99। तो पहले स्टार्ट बी को किया जाता है, 1 घंटा बी भरता है, फिर उसके बाद ए भरता है, फिर बी भरता है, फिर ए भरता है, इस तरह से आगे चल रहा है, ठीक है। अच्छा पहले अगर बी भरेगा तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 11, 11 यूनिट फिल कर देगा। फिर ए का यूनिट कितना है, 9 यूनिट ये फिल कर देगा। फिर ये 11 9, तो ये देखो 2 घंटे का एक पीरियड है, और 2 घंटे में कितना यूनिट फिल हो जा रहा है, 11 9 कितना होता है, 20 यूनिट, ठीक है। तो अगर इसको 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 100 हो जाएगा, मतलब 99 से ज्यादा हो गया। तो 20 चौके कितना होता है, 80। अच्छा 80 यूनिट फिल हो गया 4 पीरियड में, कितने पीरियड में, 4 पीरियड में, और एक पीरियड में कितने घंटे हैं, 2 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। मतलब 8 घंटे में 80 यूनिट फिल हो चुका है, ठीक है। तो देखो 20, मान लो 20 20 40 20 60 20 80, उसके बाद कौन सा पाइप ओपन होगा, जब एंड हो रहा है, देखो ए एंड कर रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए एंड कर रहा है, बी से स्टार्ट हुआ, ए एंड किया, यहाँ बी से स्टार्ट होगा, फिर ए एंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ बी से स्टार्ट हुआ, ए एंड किया, फिर यहाँ कौन स्टार्ट करेगा, बी चलेगा यहाँ पे, तो बी 1 घंटे में 11 यूनिट भर देगा। 80 और 11 कितना होता है, 91, और टाइम कितना हो गया, 9 घंटा। यहाँ तक क्लियर है, 91 हो गया, और कितना टोटल यूनिट है, मतलब कैपेसिटी टैंक का कितना, 99, तो 91 से 99 कितना जाता है, 8 यूनिट। अब इस 8 यूनिट को कौन भरेगा, ए भरेगा ना, क्योंकि बी तो अपना काम कर दिया। ए का जो हमारा इफिशियंसी है वो कितना है, 9, ठीक है।
तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क है हमारा 8 यूनिट और ए का एफिशिएंसी है 9, तो 8/9। तो 9 आर्स इधर लगे और 8/9 आर यहाँ लगेंगे, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 9 इंटीजर 8/9 आर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एस टी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर जे एंड एल इज ए पॉइंट ऑन द स्मॉलर आर्क ऑफ एस टी। चलो एक सर्किल में लेता हूँ पहले, ठीक है, एक सेकेंड। चलो मैंने ये सर्किल ले लिया, ओके। एस टी इज ए कॉर्ड, मान लो ये हमने एक कॉर्ड ले लिया, ये ले लिया एस, ये ले लिया टी। जे इज द सेंटर, जे हमारा क्या है भाई, सेंटर है। एल इज ए पॉइंट ऑन द स्मॉलर आर्क, स्मॉलर आर्क कौन हुआ, नीचे वाला ये हमारा बिगर आर्क हुआ, ठीक है। तो इसमें मान लो एक पॉइंट है हमारा क्या, एल, ठीक है। इफ जे एस टी 57 डिग्री, जे यहाँ है, एस यहाँ है और टी इधर है, तो ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 57 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एल टी, एस यहाँ है, एल यहाँ है और टी यहाँ है, हमें ये एंगल फाइंड करनी है। अच्छा, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार मिला लो, पहले मिला लिए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 57 तो ये भी 57 डिग्री। 57 कितना होता है, 114 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं ना, 180 में से 114 घटा दो, क्योंकि ट्रायंगल के दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6 6, 66 डिग्री। अच्छा, ये 66 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, जल्दी बताओ, 66 का आधा, 33 डिग्री। और देखो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये अगर x है और ये 30 डिग्री है, 33 डिग्री है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 33। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 147 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल का जो वैल्यू होगा वो 147 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी वैल्यूज डज द इंटीजर n टेक इफ रूट n लाइज बिटवीन 12 एंड 18। तो n के बारे में पूछा गया ना, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करने से कभी भी इनइक्वालिटी का जो वैल्यू है, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो n का जो मिनिमम वैल्यू होगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू, वो हो जाएगा 145, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 323, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं, राइट। अगर इक्वल रहता तो 144 बोलते, लेकिन इक्वल तो है नहीं। तो मिनिमम वैल्यू हो सकता है 145 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 323। तो इन दोनों के बीच में कितना इंटीजर होगा, 146, इस तरह से बढ़ के ऐसा कितना होगा। कैसे निकालते हैं इसका, बहुत इजी फंडा है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट, घटाओ। 13 में से 5 गया 8, 11, 11 में 7 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 178। उसके बाद +1, तो 179। कॉमन डिफरेंस क्योंकि हर एक का क्या है, 1 1 है, तो 179 नंबर्स होंगे टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 4790 इन 1.5 ईयर्स एंड इतना इन 4.5 ईयर्स, ठीक है। दोनों अमाउंट को हम लोग, दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, तो आ जाएगा 0। 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2। 290 रुपया इंटरेस्ट लगा, कितने साल में, 3 साल में। यहाँ ईयर का डिफरेंस निकालो तो 3 साल है, कितने साल है, 3 साल। तो 1 साल का जो SI होगा, 1 ईयर SI, वो कितना हो जाएगा, 290/3। क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा है फर्स्ट वाला, इस पार्ट को देखो, 1.5 साल का ये अमाउंट है। अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट में अगर मैं घटा दूं, क्या घटा दूं, SI, तो हमारा निकल जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस SI। 1 साल का SI है इतना, 290/3। यहाँ कितना साल है, यहाँ पे 1.5 साल। 1.5 साल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिखते हैं कि नहीं। तो 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 1, 4 5, 145 घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4, उसके बाद 7 में से 1 गया 6, 4 4 6 4 5। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 4 6 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ ए स्मार्ट वॉच इज इतना और इतना। ये हमारा CP है,
ये हमारा MP है। The shopkeeper sells it to a customer at a discount of 40%. The customer gets a further discount of 10% on the discounted price if the customer pays the amount by cash. What is the profit earned by the shopkeeper in this transaction if he pays the amount by cash? देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। एक स्मार्ट वॉच का CP जो है 48 रुपया है और उस पर मार्क प्राइस जो है वो 9200 रुपया है। अगर वो बंदा कोई कार्ड से पेमेंट करता है तो सिर्फ उसको 40% का छूट मिलेगा, लेकिन अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो 40% के छूट के बाद उसे 10% और छूट मिलेगा, राइट। और वो बंदा कैश में ही पे कर रहा है, मतलब उसको 40 और 10% दोनों का छूट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया MP पे अगर 40% का छूट मिल रहा है तो SP पहला SP कितना हो जाएगा 60% इसका, तो 6/10। अगेन इस पे 10% का छूट मिल रहा है क्योंकि वो कैश में दे रहा है, तो 10% का छूट मिलने का मतलब क्या हो गया 90%, 9/10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 92 इंटू 9 छाके 54 गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, 9 छाके 36, 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 1 46, 8 6 9 4, इतना में वो बेच रहा है। फाइनली खरीद कितना का है 4800। तो ये सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारे हमारे पास क्या आ जाएगा, नफा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 168 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। Piyush alone can complete a work in 17 days. Sohan alone can complete the same work in 51 days. तो 17 51 का तो एलसीएम 51 ही होता है, 17 51, 51 एकम 51। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों काम साथ में स्टार्ट करता है, ठीक है। बट आफ्टर 2 days पीयूष लीव द वर्क, यहाँ से पीयूष भाग जाता है। तो 2 दिन तो दोनों साथ में काम किया ना, 2 दिन तो पहले तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया 4, 2 दिन का काम कितना हो गया 4 दूना 8, 51 में से 8 काम दोनों ने 2 दिन में कर दिया। बचा कितना काम, 51 में से 8 गया तो 43 काम बचा। अब बोल रहा है हाँ, हाउ मच टाइम विल सोहन टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क है हमारा 43, राइट। इस 43 वर्क को कौन कर रहा है, अकेले सोहन कर रहा है। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी बराबर होता है डेज, नंबर ऑफ डेज। तो 43 डेज उसको लग जाएंगे रिमेनिंग काम करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन ए ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ C मीट्स AB एट पॉइंट D। चलो ABC एक ट्रायंगल है हमारा, मान लो ABC एक ट्रायंगल है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है, मीट AB एट पॉइंट D, ये D पे मिल रहा है। सच दैट AB इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। AB का लेंथ कितना दिया भाई 35 दिया हुआ है। एंड AC इज 9 सेंटीमीटर। AC कितना, अच्छा AC इज 9 सेंटीमीटर मोर देन BC। तो BC अगर x लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस x इधर। इफ BD इज इक्वल टू 15, देखो BD हमारा 15, अच्छा ये 15 है, पूरा 35 है, तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 15 35, राइट। अब हम लोग जानते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इसका और इसका रेशियो होता है, इसके इसके रेशियो बराबर होता है। तो 9 प्लस एक्स बाय एक्स बराबर 20/15 मतलब 4/3, 5 दिया 15, 5 के 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 27 प्लस 3x बराबर 4x, मतलब x बराबर आ गया 27। पूछा किसका वैल्यू, देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ BC। BC का वैल्यू पूछा है, मतलब x का वैल्यू पूछा है, तो 27 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक। तो दोनों में से या तो इसमें और इसमें से किसी एक को चेंज करो, इसमें फिर किसी एक को चेंज करो। चेंज करने का रूल सिंपल होता है, देखो होता क्या है, ये साइन है ना, साइन को यहाँ लिखो कॉस लिख दिए। जैसे ही साइन को कॉस में बदले ना तो एंगल को 90 में से घटा के लिखना पड़ेगा। अच्छा 90 में से 18 गया तो 72, अब माइनस माइनस प्लस ए, तो क्या ये और ये सेम नहीं हो गया, देखो तो सेम हो गया ना। और यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस वाला यहाँ, तो इस ये और ये क्या हो गया पूरी तरह से कट गया। सिमिलरली कॉसेक को अगर सेक में बदलना है तो इसको 90 में से घटा के लिखो, 90 में से 30 गया 60, अब माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ए, देखो ये सेक माइनस में है सेक प्लस में, एंगल सेम हो गया, दोनों भी कट गया, तो 6 इंटू 0 मतलब आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब इस क्वेश्चन को दो तरह से मैं बताता हूँ। सबसे पहले
इसको पहचानने का तरीका क्या है, जब भी देखो कि ऑप्शन में न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ जाए 1 2 3 4 5 लाइक इस तरह से कुछ भी, या 1/2 1/3 √2 √3 समथिंग, मतलब साइन कॉस ना रहे इधर, साइन कॉस टेन कुछ भी, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ना रहे, कोई नंबर रहे, तो आप कोई भी एंगल यहाँ पे रख दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर जो है ना जीरो ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना। तो आप यहाँ ए का वैल्यू जो है ना 90 नहीं रख सकते हो, 90 रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 होता है जीरो, तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो उसके अलावा कोई भी एंगल रख दो आप। 45 में रख के देखता हूँ, तो 45 पे साइन और कॉस क्या होता है, सेम होता है, साइन का वैल्यू 1/√2, कॉस का वैल्यू 1/√2, तो ये दोनों कट के क्या हो गया 1, कोई दिक्कत, माइनस साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, माइनस यहाँ पे भी 1/2 इंटू टेन 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो आंसर 0 हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप नहीं जानते हो ये मतलब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला, तो आप कैसे बना सकते हो वो समझ लो एक बार, ठीक है। वो मैं बताता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ से मैं यहाँ तक में देखो साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। अब इसमें से साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसा लिख सकता हूँ ना। इसको भी ऐसे रन दो आप, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या भाई, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रह गया, इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, दोनों में स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो एज इट इज उतार देना है हम लोग को, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम ही तो हो गया, दोनों कट के क्या हो गया 0 आंसर हो गया। तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हो इसे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। कह रहा है अपू इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज ब्रेड, हु इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज कार्ल। ए बी सी है, सिंपल सी चीज है, ए बी सी, यहाँ मैं इफिशियंसी लिखता हूँ, इसका इफिशियंसी 1 मानूंगा तो इसका 2 मानना पड़ेगा, इसका 4 मानना पड़ेगा। अपू इज ट्वाइस इफिशियंट एज ब्रेड एंड ब्रेड इज ट्वाइस इफिशियंट एज कार्ल, इसका दुगुना इसका दुगुना, ठीक है। तो कार्ल का एक माना तो इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 4 हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर दे वर्क, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज, ठीक है। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल इफिशियंसी इंटू टोटल टाइम, वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम, आपको ध्यान में रखना है। तीनों मिलके काम कर रहा है, तो 4 2 6 1 7, टोटल इफिशियंसी 7 इंटू टाइम 12 दिन लग रहा है, 12 7 84, मतलब टोटल वर्क हो गया 84, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। Apu and Brett worked together for 8 days and then Apu was replaced by Card, ठीक है। Apu was paid 2000 for his work. How many more days are required to complete the work, ठीक है। तो सबसे पहले अपू और ब्रेट काम करता है, काम जो होता है दो पार्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ काम कर रहा है अपू और ब्रेट, तो अपू और ब्रेट का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 4 2 6, क्या दिन तक काम किया भाई 8 दिन तक। तो वर्क कैसे निकालेंगे, 8 छके 48, 48 काम हो गया, 84 में से 48 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 काम और बचा हुआ है, ये काम खत्म हो गया। इस काम के लिए अपू को जो है ना 2000 रुपया मिला, लेकिन यहाँ रुपया को काम नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। फिर होता क्या है, अपू को यहाँ भगा दिया जाता है, अपू भाग गया, तो ब्रेड के साथ आ जाता है कार्ल। तो पूछ रहा है वही, हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, इस 36 काम को करने के लिए और कितना दिन चाहिए। तो बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 2 1 3, ये हो गया वर्क बाय इफिशियंसी, तो कितना होता है 12 दिन टाइम आ जाएगा हमारे पास, तो 12 दिन और लगेंगे काम को खत्म करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, ये रेशियो दिया है 15 और 32। तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर, एच से एच भी कैंसिल हो गया, और 2 से ये 16 बार में कट गया, आर का वैल्यू हो गया 15/16, ठीक है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो इधर दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 पाई इधर भी 2 पाई, तो इसको मैं 2 इंटू 22/7 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। ये 8 बार में कट गया, 2 चौके 8, 2 से कट गया 11 बार में,
तो 15 गुना 11 165, 7 चौके 28, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। पी प्लस क्यू प्लस आर इतना दिया हुआ है, ये रेशियो निकालना है। 2p प्लस आर, 2p 17 दूना 34, आर का वैल्यू 12, 34 12 कितना होता है भाई 46, 46 देखो तो किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरा कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। The ratio percentage of A to that of B is 16:21. Age of A after 15 years will be equal to the percentage of B. ठीक है, मान लो A का जो है एज और B का एज है 16x और 21x, कोई दिक्कत नहीं। एज ऑफ ए आफ्टर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स बाद ए का एज कितना हो जाएगा, इतना। विल बी इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ बी कितना है 21x, सॉल्व कर लो इसको, तो 5x बराबर हो गया 15, x बराबर हो गया 3, कोई दिक्कत। पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, परसेंटेज क्या हो गया बी का, 21 दिया 63, एक्स का वैल्यू 3 आया ना, 21 दिया 63, उसमें 5 जोड़ दो 68, आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इफ इतना देन द वैल्यू ऑफ इतना, देखो कितना इजी है, हम लोग सबको 64 बना सकते हैं ना। 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, एक्स के जगह पे हो गया 3, 8 को 64 बनाना, 8 8 64, वाई की जगह पे 2 रख देंगे। ये 64 टू दी पावर 2z है, मतलब 64 के पावर 1 लाना पड़ेगा, तो 2z में 2z को ऐसा z की जगह पे ऐसा क्या लिखेगी, 2z 1 हो जाए तो z बराबर हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत। तो 64 टू दी पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 64 ही तो बचा। सबका वैल्यू मालूम हो गया, 4, एक्स का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 1/2, वाई का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया तो बच गया 3/2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो, फ्लोइंग ग्राफ शोज एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ द डिफरेंट क्लास। हर एक क्लास का जो सेक्शंस है ना, उसका एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 45, 30, 35, 50 और 40। पूछा है इफ ईच क्लास है 5 सेक्शन, हर एक क्लास में 5-5 सेक्शन, जैसे क्लास 1 में 5 सेक्शन है इस तरह से। ठीक है, और इन पांचों सेक्शन का एवरेज कितना दिया है 45 दिया है, इसमें भी 5 सेक्शन है। ठीक है, इन पांचों का एवरेज 30 दिया इस तरह से। तो पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि सभी क्लास में 5-5 सेक्शन है, तो सभी के एवरेज को जोड़ के 5 से गुना कर देंगे तो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। जोड़ेंगे कैसे, 30 50 80, 80 40 120, 120 और देखो 35 और 45, 40 से 70 80, 200 गुना 5 1000। डायरेक्टली बहुत लोगों को समझ में आया 200 गुना 5 क्यों कर दिए, तो ऐसे भी तो लिखते हैं ना। आप लोग कैसे लिखते हैं, 45 गुना 5 लिखते हैं, एवरेज गुना नंबर ऑफ क्लासेस, फिर लिखते 30 गुना 5, फिर लिखते 35 गुना 5, फिर लिखते 50 गुना 5 और फिर लिखते 40 गुना 5। सब में 5 तो कॉमन ही है ना, अंदर आता 45 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 40, वही हो गया 5 गुना 200, मतलब 1000। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 260। एलसीएम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मान लो 3 नंबर है ए बी और सी, इसका एलसीएम कितना दिया है 260, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन ऑप्शंस में कौन ऐसा है जो इन तीनों का एचसीएफ जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एबीसी है, तो एक ऐसा कॉमन नंबर होता है एक्स मान लो, वो इस तीनों को जो है ना एग्जैक्टली डिवाइड देगा। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब हो गया, जैसे अगर ए को मैं लिखूंगा ना, तो इसको लिखना पड़ेगा एक्स इंटू अल्फा मान लो, बी को लिखना पड़ेगा एक्स इंटू बीटा, सी को लिखना पड़ेगा एक्स इंटू गामा। तो सब में क्या है कॉमन, एक्स जरूर कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स, मतलब एक्स जो है इन तीनों को काट सकता है। अगर इन तीनों को काट रहा है, तीनों के एलसीएम को भी काटेगा, क्योंकि अगर इन तीनों का मैं एलसीएम निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, एक्स अल्फा बीटा गामा। देखो ये बहुतों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एलसीएम निकाला तो उसमें एचसीएफ भी शामिल है, राइट। इसका मतलब जो भी एलसीएम है उसमें एचसीएफ भी आता है, मतलब एलसीएम को वो एचसीएफ वाला नंबर कैंसिल करेगा। तो 13 से 260 कट सकता है कि नहीं, 20 बार में कट सकता है, तो ये एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, 10 भी काट सकता है, लास्ट में 0 है, ये भी एचसीएफ हो सकता है। 26 भी इसको काट सकता है 10 बार में, तो ये भी एचसीएफ हो सकता है। 12 इसको नहीं काट सकता है,
तो 12 कभी भी इसका HCF नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रायंगल ABC में AB 11 है, BC 9 है और CA X है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द वैल्यू ऑफ X? दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, एक रूल हम लोग ये पढ़े हैं। दूसरा पढ़े हैं, दो साइड का डिफरेंस का मॉड जो होता है वो तीसरे से छोटा होता है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ भी इक्वल का साइन है। जहां जहां भी इक्वल देखना है उसको पहले काट दो भाई। यहाँ इक्वल दिख गया तो ये कट गया, यहाँ इक्वल दिखा ये कट गया, यहाँ भी इक्वल ये भी कट गया, तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल्स आर C and D and their radii are r centimeter r centimeter. If C plus D is equal to r plus r, then the number of common tangents between them is। सबसे पहले यहाँ C plus D नहीं, यहाँ पे CD लिखना चाहिए। मान लो ये कहना ये चाह रहा है, दो सर्किल है मान लो, एक का सेंटर है C, एक का सेंटर है D। तो CD के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर है। तो मतलब CD बराबर r प्लस r जैसे ही होता है, तो उस केस में दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं। जब भी दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे तो कॉमन टेंजेंट 3 हो जाता है। देखो, पहला कॉमन टेंजेंट ये, दूसरा कॉमन टेंजेंट ये, तीसरा कॉमन टेंजेंट ये। इसका मैं दो केस और बता देता हूँ। जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में CD का जो लेंथ होता है वो लेस देन होता है r प्लस r। तो इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 होता है। कितने होते हैं? 2। जब दो सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ना ही कट करते हैं, उस केस में दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस CD जो होता है वो ग्रेटर देन होता है r प्लस r के, ठीक है। इस केस में क्या होता है, देखो कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 1 2 3 और 4, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये। 5 friends are having lunch. One friend among them have nothing to eat. 5 दोस्त में 4 के पास खाने के लिए है, एक के लिए कुछ नहीं है। तो अदर 4 जो दोस्त है जिसके पास इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम खाना है, वो करता है, डिसाइड करता है कि पांचवें दोस्त को अपने अपने खाने का 5%, 7%, 12% और 6% जो है वो शेयर करे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन फाइंड हाउ मच फूड सी गेट्स टू ईट। 490 का 5%, 490 का 10% होगा 49, तो 49/2 हो गया, प्लस 420 का 7% मतलब हो गया ये 420 का 7% मतलब हो गया इतना, प्लस 600 का 12, 12 के 72 हो जाएगा डायरेक्ट ही। 720 का 6% तो 72 गुना 6/10। तो देखो इस जीरो को हटा के यहाँ पॉइंट दे दो भाई, इस जीरो को हटा के यहाँ पॉइंट दे दो, 2 से इसको काट दो 24.5 में, ठीक है। एक हो गया देखो 24.5, 7 दूना 14 के 4, बाकी 1 7 चौके 28 29, ये तो 72 है ही, और 6 दूना 12 के 2, बाकी 1 7 चौके 42 43, 5 4 9 2 11 के 1, बाकी 1, बाकी 1 4 1 5, 9 5 14, 14 14 14 5 19 के 9, बाकी 1, बाकी 1 9, आंसर तो यही हो जाएगा, फिर भी जोड़ देते हैं। 2 2 4 4 8 7 15 1 16, 169.1 ग्राम उसको मिलेगा खाने के लिए। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को करा दिए हैं और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। इस केस में शायद इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। आप इसे अच्छे से एक बार बुक में देख लेना, मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूँ कि इस वाले को क्या बोलते हैं। ये भी कॉमन टेंजेंट ही हुआ, लेकिन इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं शायद, ठीक है। एग्जाम में खास करके यही पूछा जाता है, वो 3 ऑप्शन वाला, ठीक है। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। So thank you very much guys for watching this video till the end, and all the very best for your upcoming examination. Thank you.